हमें पता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये हमें रखना होगा। तो a1 की वैल्यू 1/k+1, b1 की वैल्यू k+1/9, c1 की वैल्यू 4, और यहाँ से 5k+2। अब तक कितना समझ में आ गया होगा कि c को हमें या तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना होता है या दोनों को राइट हैंड साइड पे। अगर दोनों राइट हैंड साइड पर है दैट इज ऑल्सो फाइन, बट एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है दैट वी मूव इट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ठीक है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे से मूव करते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में। ठीक है, बट द मेन कंसर्न इज बोथ ऑफ देम शुड बी ऑन द सेम साइड, तभी ताकि हमारा साइन जो है वो आपस में एक दूसरे को क्रैश ना करे। अब देखो क्या होता है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, है ना, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा k+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। नाउ इसमें क्या हो रहा है कि जब k+1 का होल स्क्वायर आपको आपको सॉल्व करना आ रहा है कि दिस इज k² +1 + 2k इक्वल टू 9, या k, हाँ -8 इक्वल टू 0 हो गया, या इसको +-3 भी किया होगा। अब ये ना आता है अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तभी मैं कहती हूँ इक्वेशंस करनी जरूरी क्यों है, क्योंकि जब भी हम कुछ सॉल्व करेंगे हम यहीं पर आकर अटक जाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है कि अगर आपको दो चीजें सेम दिख रही हैं अभी फिलहाल के लिए, दो चीजें सेम दिख रही हैं, तो आप उस वाली इक्वेशंस को पकड़ो जहां से आपकी क्वाड्रेटिक नहीं बन रही। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर भी k और 5 के मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर फॉर्म करेंगे, तो मेरी कोशिश क्या होगी कि इसको और इसको मैं पकड़ लूं। समझ में आ गया? तो आप क्या करोगे, 5k+2 4 × k+1, यही करोगे। 5k+2 इक्वल टू 4k+4, यहां से k की वैल्यू 2 आ जाए, जो आपकी भी आ रही है जिस तरह से भी आपने सॉल्व किया होगा। पर यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, लेकिन उस मल्टीपल वैल्यूज का मतलब क्या है वो थोड़ा टाइम लगाकर हमें समझ में आता है। अब क्या करना होता है, जो आपकी k की वैल्यू 2 आई ना, आप इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो। अभी फिलहाल के लिए k की वैल्यू 2 आई। ठीक है, अब यहां से अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना आता है ना, अगर हमें x² + 4k - 2k - 8 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको फैक्टर्स तो आपने बना लिए, k+4 k-2, ये तो फैक्टर्स तो कर ही सकते हो। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो कर ही सकते हैं, ये तो हमने लास्ट क्लास में किया ही था। अब इसको आगे फर्दर सोचना कैसे होता है वो हम देखेंगे। जीरोस बता सकते हो इसको क्या होंगे, -4 और 2। देखो दो वैल्यू आ गई ना k की -4। अब यही चीजें समझनी होती है, यही एमसीक्यूज में आते हैं जहां पर आपको ध्यान देना होता है कि -4 लिखोगे या 2 लिखोगे। समझ में आई बात? तो यहां पर आंसर k का 2 होगा, एंड जब भी आपका कोई ऐसा आंसर आता है आप उसे पुट करके चेक करोगे हमेशा इन द इक्वेशन। तो यहां पर लिख लो क्रॉस वेरिफिकेशन इज मस्ट। कुछ भी हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना आपके पास, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और फॉर यूनिक सॉल्यूशन, योर क्रॉस वेरिफिकेशन इज मस्ट। करना ही करना है, नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं किसी एक क्वेश्चन में अटक कर 1 नंबर या वो 1.5 नंबर अपना गवा दोगे। ठीक है, के की वैल्यू 2 बेटा, सॉल्व करके के की वैल्यू 2 आई है ना, अब 2 पुट करो यहाँ पे। यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 3, ऊपर 9। हाँ तो वही तो कह रही हूँ ना, अभी फिलहाल छोड़ दोगे इस -4 को, ऐसे तो यहाँ से क्रॉस चेक करोगे आपके पास के की और वैल्यू आएगी। तो फिलहाल के लिए वो -4 को मैं आपको ओमिट करवा रही हूँ, क्वाड्रेटिक करेंगे फिर दोबारा से क्वेश्चन करेंगे, देन विल कम टू इट। अगर आप -4 भी अगर आपको समझ में आता है, चलो ये भी देख लेते हैं। 4 3 12 हो गया ना, सबकी रेशो सेम होगी। ठीक है ना, तो k की वैल्यू 2 होल्ड करती है। अगर मान लो मैंने -4 पुट किया, -4 का मतलब क्या है, देखो आपने कौन सी दो इक्वेशन से -4 निकाला था, ये वाली। ठीक है, जब मैं -4 पुट करती हूं तो क्या होता है, 1/-3 आ जाएगा। 1/k+1 में 1/-3, k+1 कितना हुआ, -4 + 1 -3/9 हो गया। ठीक है ना यहां पर। अब तुम यहां आ जाओ, तुम्हारी फर्स्ट और सेकंड की तो रेशो सेम होगी, A1 A2 B1 B2 सेम होगी। अब C1 C2 में क्या हुआ, 4, 5 4 जा 5 × -4 -20, -20 + 2 -18, ये रेशो सेम नहीं हुई ना। समझ में आया? तो हमेशा मैं कह रही हूँ क्रॉस वेरिफिकेशन इज अ मस्ट, कोई एक वैल्यू आएगी या कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, सो देर आर क्वेश्चंस जहां पर क्वाड्रेटिक बनती है, आपको उसे सॉल्व करना होता है। देर आर क्वेश्चंस जहां पे वैल्यू आती है और लगता है आंसर आ गया पर वो वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया, ये हम कर रहे हैं फॉर
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। चलो एक दो क्वेश्चंस और करवाते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में ही। ठीक है, चलो इसके भी हम तीन चार क्वेश्चंस करेंगे आज। मैं इसकी वर्कशीट भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और साथ साथ अपनी बुक भी ओपन कर लो एनसीईआरटी, हम उसे भी सॉल्व करेंगे। हो गया बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। ऐसे एक दो क्वेश्चंस और हैं जहां पर हमारे पास आते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कल मैंने आपको करवाया था 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x प्लस के वाई माइनस 15 इक्वल टू 0, है ना। नेक्स्ट एक बार ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड के प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2k प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू 2k माइनस 1, ये करवा दिया था। वही करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर भी देखो क्या होता है कि जहां पर के सिर्फ एक इक्वेशन में होना तो आपकी बहुत क्लियरली एक सिंपल सी वैल्यू बनेगी। लेकिन जहां पर के दो तीन जगह पर आ जाए, दोनों दोनों इक्वेशंस में आ जाए, तो हो सकता है क्वाड्रेटिक वाली हमारी कोई वैल्यू बने। तो आपको लिखना होता है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहां से 2/k+2 इक्वल टू -3/-ऑफ 2k+1 इक्वल टू 7/3 2k-1। समझ में आ गया? तो यहां से जब सॉल्व करते हो तो 4k+2, 3k+6, के की वैल्यू क्या आ रही है? 4। अब के की वैल्यू 4 आपने इन दोनों को मैच करके निकाली। अगर इन दोनों को मैच करते हैं आप तब भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन काउंटर चेक। अगर हमें 3 मार्क्स में आएगा तो ऑब्वियसली इनको भी हम कर लेंगे। तो एक को और सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप पे। जैसे हमने लिखा 9 इंटू 2k-1, 7 इंटू 2k+1। ठीक है, तो 18k-9, 14k+7। तो यहां से आ जाएगा 4k इक्वल टू 16, के की वैल्यू फिर से 4 आ। ठीक है, तो सिस्टम मैच करता है कि सभी कह रहे हैं 4 डाल दो, वहां से भी 4 आ रही थी, यहां से भी 4। तो इस के की एक सिंगल वैल्यू 4 डालूंगी तो तीनों रेशियो सेम हो जाएंगी। समझ में आ गया? जिससे a1/a2, b1/b2 तीनों सेम आएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखते हैं। समझ में आ गया ना? अब ये इजी क्यों था? क्योंकि देखो ऊपर के नहीं था, नीचे वाली इक्वेशन में ही के है। तो यहीं से हमारी लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं सॉल्व करने के बाद। के स्क्वायर में नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे ही है 2x+3y इक्वल टू 4, k+2 इंटू x+6y 3k+2। के की वैल्यू ठीक है।
अब जो इसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगी उसको हाईलाइट कर लेना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है, और वो ऐसा क्वेश्चन हमें एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपने लिखा 2/k+2, 3/6, 4/3k+2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 = 3k+6, और 3k 6, k की वैल्यू 2। ठीक है, यहां से भी चेक कर सकते हो, ये 1/2 ही लिख रही हूँ। 8 = 3k+2, अगेन 3k, यहाँ से 6 आ जाएगा, k की वैल्यू 2 है, मतलब मैंने इन दोनों को मिलाया तब भी k की वैल्यू 2 है, इन दोनों को सेम करने के लिए भी k की वैल्यू 2 चाहिए, तो ऑलरेडी मैंने 2 के हिसाब से इक्वेशन बनाई थी। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर 2+2 लिखा, यहाँ पे 3 × 2 + 2 लिखना था। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना सबको? के की वैल्यू 2 आ गई, मतलब पूरी इक्वेशन के हिसाब से बनी थी। अब देखो क्या होता है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद आपके एग्जाम्पलर में भी हो। तो इसमें लिखा है CX + 3Y = 3 एंड 12X + CY = 6. So value of K for which the system has no solution, value of C for which system has नो सॉल्यूशन। अब मैं इसके इतने ही क्वेश्चंस करवाऊंगी, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी में हुआ करते थे। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी सकते हैं बोर्ड एग्जाम तक। अब हम क्या करेंगे, आपकी बुक साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम बुक का काम भी करें। ठीक है, गलत है, नो सॉल्यूशन पूछा, नो के लिए भी अगर आप 6 लिखते हो तो गलत है। तो इसमें आप लिखोगे A1/A2 = B1/B2 बट शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो C/12 = 3/C बट शुड नॉट बी इक्वल टू 3/6। डॉट, एक बार रुक जाओ, रुक जाओ। अब आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, यहीं से करोगे, क्योंकि हमें A1/A2 B1/B2 को सेम करना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा C² = 36, जिससे कि C की वैल्यू क्या है आपके पास, +-6। स्क्वायर कर रहे हैं, 36 आ रहा है, तो सी को हमने +-6 लिखा, तो सी 6 भी हो सकता है, -6 भी, दो चीजें आई कि सी की वैल्यू +6 भी हो सकती है, -6 भी। अब यहां पर मैंने आपको क्या कहा था, हमारा गोल्डन रूल होगा इस क्वेश्चन में, टू क्रॉस वेरीफाई। नाउ इफ आई पुट सी एज 6, अगर मैं सी की वैल्यू 6 पुट करती हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 6/12, ये क्या आ जाएगा 3/6, और ये भी क्या आएगा 3/6, तीनों रेशियोज आपस में क्या हो गई, इक्वल। अगर मैं सी की वैल्यू 6 रखती हूं तो मेरे पास ये आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि मैंने तो इन दोनों रेशियोज को सेम रखा, सी की वैल्यू 6 ने थर्ड रेशियो भी सेम कर दी। तो मेरा आंसर यहां पे क्या होगा, क्योंकि मुझे चाहिए नो सॉल्यूशन, सो सी शुड बी इक्वल टू -6। बात समझ में आई? देर आर क्वेश्चंस पेपर में जो गलत भी आ रहे थे, जो इस बार भी आई थिंक एक दो पेपर्स थे जहां पर ऐसा ही कुछ वैल्यू निकालनी था और गलत आंसर आया था। ठीक है, मतलब दो ऑप्शंस थे, एक ही ऑप्शन पेपर में दिया हुआ था, ये दोनों ही दिए हुए थे, तो आप कौन सा मार्क करते, तो वहां पर भी क्या करना चाहिए, दैट ऑल्सो विल डिस्कस। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल समझ में आ गया कि एक ही वैल्यू नो सॉल्यूशन भी देती है, वही वैल्यू इनफाइनाइटली मैनी भी दे सकती है, और वही वैल्यू हमें निकालनी होती है कि जहां से यूनिक सॉल्यूशन भी आए। यूनिक सॉल्यूशन में यूजुअली इट इज दिस एक्सेप्ट दिस वैल्यू एवरी रियल नंबर। ठीक है, नो सॉल्यूशन मतलब वही सेम, और इनफाइनाइटली में भी एक या दो वैल्यूज आती। समझ में आ गया इतना? अब आते, चलो बुक ओपन करो, एक्सरसाइज 3.1 से पहले विल स्टार्ट। अब हम कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बेस्ड, थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई। देखो शुरुआत में आओगे ना, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, दिस इज पेज नंबर 24 इफ यू आर लुकिंग फॉर ओल्ड एनसीआर न्यू एनसीईआरटी, लेटेस्ट एनसीईआरटी देखोगे, आ जाओ, क्योंकि स्टेटमेंट प्रॉब्लम साथ साथ करनी है। अच्छा हाँ हाँ, स्टेटमेंट्स तो है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो जिसमें इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ ना, मोस्टली समटाइम्स आई हैव सीन जो इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है ना, वो एज अ केस स्टडी आ जाता है। अखिला वेंट टू अ फेयर इन अ विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन जायंट व्हील एंड प्ले होopla, a game in which you throw a ring, है ना, on the items kept in the stall, and if the ring covers any object completely, you get it.
द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, अब देखो क्या हुआ, इक्वेशंस क्या फॉर्म हुई, वो क्या अपने पास लेकर गई है, शी हैज टू स्पेंड ₹20, मतलब पूरी सिचुएशन में उसके पास जो कैश है वो कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जब भी कुछ पढ़ रहे हो दिमाग में लेकर चलना कि हम वेरिएबल किसको लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जाइंट व्हील। मतलब उसने दो चीजें करनी है, एक तो शी हैज टू प्ले हुपला और एक उसको जाइंट व्हील में जाना है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ टाइम्स, ये बुक चलेगी ये मेरे पास ही रहेगी तो नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, तो दो चीजें कर रही है वो, एक तो उसे हुपला प्ले करना है और एक उसे जाइंट व्हील। अब जितना उसने हुपला प्ले किया है इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जाइंट व्हील। तो एक्स एंड वाई को सपोज क्या करेंगे पूरी सिचुएशन में, ठीक है, उसने कुछ हुपला प्ले किया कुछ राइड्स ली। जब जहां पर आपको पता लग गया कि कुछ कुछ किया है तो दैट इज योर वेरिएबल। तो लेट द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला उसको आप ले लोगे एक्स, एंड लेट द नंबर ऑफ राइड्स ऑफ जाइंट व्हील वो हम ले लेंगे वाई। ठीक है, अब हर एक राइड की कॉस्ट दी हुई है, ठीक है ना, कॉस्ट, ईच राइड कॉस्ट ₹3, राइड की कॉस्ट है ₹3, और हुपला था ₹4, ₹4 प्लस पर चांस। अब जितनी हमें वेरिएबल्स दिए हैं उतने ही हमें इक्वेशंस, उसी उतनी ही इक्वेशंस फॉर्म करनी है टू गेट अ यूनिक आंसर। दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस चाहिए। देखो पहली उसने चीज क्या कही है, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, हमने पूरी सिचुएशन को ना एक्स एंड वाई में कन्वर्ट किया। तो नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला क्या है, एक्स, इज इज मतलब इक्वेशन में इक्वल टू, हाफ का मतलब क्या होगा नंबर्स में या मैथमेटिकली आओगे तो 1/2। नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जाइंट व्हील, कितना लिया था हमने उसको, बन गई इक्वेशन। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट इंग्लिश सेंटेंस इनटू अ इक्वेशन। आपने पहले ये नहीं सोचना कि क्या मुझे इक्वेशन क्या फॉर्म करनी है, कैसे होगी, हम देखते हैं वेरिएबल क्या होगा, उस वेरिएबल को उसकी जगह जो हमारे पास जिस सिचुएशन को वो डिपिक्ट कर रहा है उसकी जगह उसे फिट कर दिया। अब जैसे ही है, इफ ईच राइड कॉस्ट 3, कितनी राइड ली है उसने, वाई, और हर एक राइड कितने कॉस्ट करती है 3, तो कितनी मनी स्पेंड की होगी उसने, 3y। समझ में आ गई। एंड ईच होपला कॉस्ट ₹4, कितने होपला उसने प्ले किए, कितनी बार प्ले किया, x, तो कितना आ जाएगा 4x। एंड प्रोवाइडेड शी स्पेंट ₹20, तो 3y प्लस 4x के हिसाब से उसने ₹20 का की है स्पेंड। अब देखो अगर मैं आपको इक्वेशन फॉर्म करवा देती, अगर मैं यहीं से स्टार्ट करती, आप इक्वेशन फॉर्म कर लेते, पर अगर आपको मैं कहती एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो तब आप छोड़ देते, मैं कहती छोड़ दे हम बाद में करेंगे एक्स एंड वाई की वैल्यू, जो इस बुक में कहा भी हुआ है कि चलो बाद में निकालना। तो बात की अच्छा है कि मुझे पता है एक्स एंड वाई की वैल्यू, साथ के साथ माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट। अब जब मैं दिखाओ कौन सा मेथड लगाना बेस्ट लगेगा आपको, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन भी सब्स्टिट्यूशन जो मर्जी लगा लो, एक्स की वैल्यू दी हुई है, मुझे बेटर रहेगा सब्स्टिट्यूट कर दे। ठीक है, बेटर रहेगा, बाकी एलिमिनेशन भी कर सकते हो। तो मुझे पता है 4x किसके इक्वल होगा, 4/2y विच इज 2y। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी 4x को एज 2y, सो 3y प्लस 2y इक्वल टू 20, 5y इक्वल टू 20, y की वैल्यू 4। ठीक है ना, सिचुएशन के हिसाब से होता है कि हमने एलिमिनेशन करना है या सब्स्टिट्यूशन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। आप इसमें मुझे एलिमिनेशन कहोगे मैं कहूंगी बिल्कुल बिल्कुल करो, किसने कहा है नहीं करने को। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू 4 आ गई, आपने वाई की वैल्यू 4 पुट की, 12 माइनस किया, ठीक है ना, 3 × 4 प्लस 4x इक्वल टू 20, 4x की वैल्यू क्या आ गई 8, x की वैल्यू क्या आ गई। तो नया स्टेटमेंट प्रॉब्लम के बाद ना लास्ट में लिखना है, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, ये नहीं लिखोगे ना, एक नंबर तुम कटवा कर आओगे पेपर में, तो मैं अब यहां पर स्टेप मार्किंग में अपना
काम करना है, तो लिखना होता है कि कौन सा वेरिएबल क्या सपोज कर रहा है, उसमें लेट लिखना बहुत जरूरी होता है। फिर आपने इक्वेशंस फॉर्म करनी होती है, आपने प्रॉपरली इक्वेशंस फॉर्म की, उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वो हमारा एक स्टेप है, उसमें प्रॉपर कंबाइंड में एक नंबर मिलता है, फिर आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली और एंड में लिखना होता है देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। रुपीज लिखते हैं, गलत लिखा मैंने, फिर गलत लिखा। नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला विल बी 2 एंड नंबर ऑफ टाइम्स she took ride is equal to 4। ठीक है, so number of rides is 4, number of games played is 2। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही उसने देखो आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताया है, उसमें जरूरी चीज क्या है, अब ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने मार्क करनी है, कि कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आ जाए और उसमें इक्वल टू जीरो लिखा हो, मैं इक्वेशन कह रही हूं तो इक्वल टू जीरो लिखना बहुत जरूरी है, उसे हम इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। बुक में अंडरलाइन कर लो, एबीसी आर रियल नंबर्स, मतलब √3x आएगा तो वो भी इक्वेशन है। समझ में आ गया। एबीसी आर रियल नंबर्स लिखा नहीं वहां, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के नीचे, पुरानी बुक में होगा। अब यहाँ पर बहुत जरूरी चीज है कि ये इक्वेशन तभी होगी, लिख लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल नंबर्स, आपकी पुरानी वाली बुक्स में लिखा हुआ है, नई वाली बुक में नहीं लिखा हुआ, नहीं वैसे लिखने में, एबीसी आर रियल नंबर। और दूसरी चीज है कि ये इक्वेशन बनी रहे, ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दोनों को जीरो नहीं कर सकते कि सी हमने लिख लिया सी इक्वल टू 0 बन गया, नहीं। ठीक है, आपको याद है ना, आपने कुछ ऐसी भी इक्वेशन बनाई थी कि y+7 इक्वल टू 0, इसको हम कहते थे कि 0x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 है, या कभी x नहीं होगा या कभी y नहीं होगा, लेकिन उसके कोएफिशिएंट में हम 0 डाल देंगे। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक्स और वाई नहीं है, हम कह रहे हैं नहीं जी ये तो इक्वेशन है 0x प्लस 0y प्लस कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू 0, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इक्वेशन के लिए जरूरी चीज क्या है कि दोनों इक्वल टू 0 नहीं होंगे, उनमें से कोई एक 0 हो सकता है और दोनों ही 0 नहीं होंगे कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा, नेक्स्ट है, तो ज्योमेट्रिकली उसमें लाइन है, एवरी सॉल्यूशन, ये सब आ चुका है हमारा। इसके बाद एग्जाम्पल 1 है आपके पास, क्या है देखा है? हाँ, ग्राफिकल मेथड ले लिया, ठीक है चलो। इसके बीच में आपके ना पूरा एग्जाम्पल 1 हाउ मेनी राइड्स ही हैड, ग्राफिकल मेथड में ही लिखा है ना, इन द प्रीवियस इक्वेशन सिचुएशन सेक्शन यू हैव सीन हाउ मेनी हाउ वी कैन ग्राफिकली रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, यही सब लिखा हुआ है। तो कॉमन पॉइंट आ गया। अच्छा देखो इसके नीचे ना यहाँ पर लिखा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज नो सॉल्यूशन, लिखा हुआ है पूरा, इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पैराग्राफ बोल दो, पेज नंबर बोल दो। 25 का 3.2 का बिल्कुल नीचे। A pair of linear equations which has no solution is called inconsistent pair. A pair of linear equations which has a solution is called consistent. A pair of linear equations which are equivalent. अब equivalent कोई वर्ड आपके बुक में आ जाए, आपके उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आ जाए, मे बी आपके assertion reasoning क्वेश्चंस में आ जाए, तो you should know what is equivalent. Which are equivalent has infinitely many distinct common solutions. ठीक है ना, such a pair is called dependent pair, याद है ना। Note that a dependent pair of linear equations is always consistent. ठीक है, तो ये वर्ड्स थोड़े से हम याद रख लेंगे, ये इसलिए बुक में अंडरलाइन करवाती हूँ क्योंकि बुक जब भी ओपन करोगे इसको सॉल्व करोगे, हमारे पास है check graphically whether the pair of equations is consistent, if so solve them graphically। ग्राफ वाले क्वेश्चंस हम लोग इकट्ठे कल या परसों आप ग्राफ लेकर आओगे, इसमें करेंगे एग्जांपल नंबर, इसके बाद वही है ग्राफिकली फाइंड हैज वेदर द इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस, है ना, ये छोड़ सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। एग्जांपल 6 जो हमारा है ना, इसमें चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, है ना, हम अभी वो सॉल्व करते हैं जो ग्राफ जो हमारा एल्जेब्रिकली होगा, ग्राफिकली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is two less than twice the number of pants purchased. ठीक है, तो पहले तो अपने आप से पूछो कि इसमें एक्स एंड वाई क्या लेना है हमें. Pants purchase X. नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, नंबर ऑफ पैंट्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स एक्स. ठीक है, सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स. अच्छा, एक चीज और है, वेरिएबल को ना हिसाब से लिया करो कि जो पहले दिया हुआ है उसको एक्स ही लो, क्योंकि आंसर ना हम उसी तरह से फॉर्म करते हैं. लेट द नंबर ऑफ पैंट्स इक्वल टू वाई. ठीक है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. फिर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म करेंगे. नंबर ऑफ स्कर्ट्स को हमने क्या लिखा था, एक्स इज इक्वल टू, टू लेस का मतलब -2. किससे टू लेस है, ट्वाइस. ट्वाइस किसका, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, टू टाइम्स, मतलब टू से मल्टीप्लाई होगा. क्या मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ पैंट्स परचेज जो क्या था, वाई. समझ में आ गया, दिस इज हाउ इक्वेशन इज फॉर्म्ड. ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, मतलब उस नंबर ऑफ स्कर्ट्स को मैं क्या लिखूंगी कि एक्स, एक्स इज इक्वल टू फोर लेस -4, फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स. समझ में आ गया हाउ द इक्वेशन इज फॉर्म्ड. तो भी बहुत बेसिक इक्वेशंस है, आगे भी इस तरह से ही रट्टा नहीं मारना, याद ही रखना है. लर्न टू ट्रांसफॉर्म योर स्टेटमेंट्स इनटू इक्वेशंस. तो एक्स इज, यहाँ पे 4y आएगा, सॉरी माय मिस्टेक है ना, 4y. नंबर ऑफ पैंट्स को हमने y लिखा था तो यहाँ y आएगा. तो ये आ गया. अब इसको कहा गया है ग्राफिकली, अच्छा नहीं, हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स शी एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट. ठीक है, तो इसने तो ग्राफिकली सॉल्व किया है, आप ग्राफिकली सॉल्व कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, सब्सटीट्यूशन. एक्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 2y - 2 इक्वल टू 4y - 4. सिचुएशन के हिसाब से हम अपनी स्मार्टनेस लगाएंगे. y की वैल्यू क्या आ गई, 1. सो इफ y इज 1, x इज 0. तो इसका मतलब वो कह रही है कि मैंने जितनी भी स्कर्ट्स बाय की है ना, उसने कोई स्कर्ट बाय नहीं की, उसने सिर्फ एक पैंट बाय की है, बस. अब बात को घुमाकर कहने की बात है ना. तो कोई आपको घुमाकर ऐसे कोई बात कह रहा हो तो आप बता दोगे कि हाँ, आप मुझे घुमाकर बात कह रहे हो. ठीक है, दूसरी चीज, मान लो उसने आपको ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाती, सीरियसली ये देखो यहाँ पर, इसको भूल जाते हैं अभी फिलहाल के लिए, उसने कुछ ऐसे सिचुएशन दी होती, 2x इक्वल टू 4y - 4. क्या वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, वो अपनी बात को घुमा रही है, मतलब दैट पर्सन इज ट्राइंग टू इवेड योर आंसर. वो आपको चाहता नहीं है कि आपको पता लगे कितना उसने, क्या उसकी सिचुएशन है, क्या उसने डिसीजन लिया है. समझ में आई, दैट्स हाउ इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट, दैट्स हाउ यू नीड टू लर्न. तभी मैथ्स यहाँ पे काम आती है कि आपको समझ में आता है कि आपने उसकी बात को समझा या वो वही बात घुमा घुमा के फिर से बोल रहा है. ठीक है, मैं कह रही हूँ मैंने 100 स्पेंड किया, नहीं नहीं मैंने 500 लेकर गई थी, उसमें से मैं 400 वापस ले आई. तो आप एक ही चीज को दोबारा, सेम चीज को दो तरह से बोल रहे हो. तो इनफाइनाइटली मैनी का मतलब होता है कि एक सिचुएशन को दूसरी, मतलब घुमाकर हमने और तरह से बोल दिया, लेकिन है वो सेम चीज ही. बात समझ में आ गई ना. ठीक है, तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया x0, नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज इज 0, नंबर ऑफ पैंट्स परचेज 1. ग्राफिकली इसे हम सॉल्व करेंगे. अब आ जाओ एक्सरसाइज पे. अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 3.1 है ना, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आल्सो फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली. ये ग्राफिकली अंडरलाइन कर लो. इसको हम ग्राफ पे हर एक को ड्रॉ भी करेंगे, क्योंकि ग्राफ बहुत जरूरी है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको एल्जेब्रिकली ही करवा रही हूँ. कल या एक दो दिन में और जाकर ग्राफ लेकर आना, हर एक सिचुएशन को हम ग्राफ पे ड्रॉ करके भी आंसर निकालेंगे. ठीक है, एक दो ग्राफ क्लास में करवाऊंगी, एक दो हम घर पे करेंगे. तो इन पे लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1. 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. Fine. Number of girls is 4 more than number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इसमें हमें x and y क्या लेना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज. और पहले हमें नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है, तो मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को x पहले लिखूंगी, नंबर ऑफ बॉयज को y लिखी. ठीक है, कंसिस्टेंट विद द क्वेश्चन वैसा लिख लो.
10 students took part in mathematics quiz। तो इस इंफॉर्मेशन को हम अपने एक्स एंड वाई के साथ कैसे मैच करेंगे? हाँ, कैसे हम करेंगे कि हमारे पास गर्ल्स एक्स थी, बॉयज वाई हैं, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो इसका मतलब हमारी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि है एक्स इज इक्वल टू 4 मोर, 4 को प्लस करते हैं नंबर ऑफ बॉयज जो कि है ना। बहुत बेसिक सिचुएशन है। इक्वेशंस को फॉर्म करना है फ्रॉम द स्टेटमेंट। ठीक है। तो यहां से मैं 4 वाई, 4 प्लस वाई करके सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 + 2 y इक्वल टू 10, 2 y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 7 है। सो नंबर ऑफ गर्ल्स, लिखो इस चीज को जरूर लिखना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम होगी। वो कौन सी होगी वो डिपेंड करता है। ठीक है। डिफिकल्ट वाली हम ज्यादा सोचते हैं कि हाँ वही आएगी। ठीक है। तो मैं आपको एक पूरी असाइनमेंट दूंगी जिसमें से मैं कहूंगी कि इतनी स्टेटमेंट्स कर लो, इतने से ही आ रही है। और कल पेपर में आएगा भी वही क्वेश्चन, मुझे पता है उनमें से कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। है ना। और फिर मैं कहूंगी कि जो मैंने मटेरियल दिया उसी में से पेपर आया। बात समझ में आई? ऐसा नहीं है। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जब हम सॉल्व करते हैं, आपको उसके पीछे का थॉट समझना है। ठीक है। चलो सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड पार्ट। 5 pencils, 7 pens together cost rupees 50. 7 pencils, 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil that and that of a pen। बहुत इजी है। कॉस्ट ऑफ वन, पहले पेंसिल लिखा हुआ है तो हम पेंसिल लिख लेंगे। अब यहां पर रुपीज एक्स लगाएंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, इसको रुपीज वाई लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 5 pencils and 7 pens together cost 50 and 7 pencils and 5 pens together cost 46। अब इसे सॉल्व कर लो, आइदर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन। मैं एलिमिनेशन से ही करूंगी। इसको 7 से किया और इसको 5 से कर दिया। सो ये बन जाएगा 35x प्लस 49y एज 350। 35x, 25y एज 230। तो यहां से आ जाएगा 24y इज 120। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। ठीक है। तो y की वैल्यू 5 आई पुट। तो इजी वाली इक्वेशंस में ही डालेंगे। 5x प्लस 7 × 5 इक्वल टू 50। 5x, पुट y एज 5। तो 35 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, x की वैल्यू 3। तो फिर एंड में लिखोगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। अब देखो x आया, पहले पेंसिल लिखा था तो आपने लिख दिया रुपीज 3। कॉस्ट ऑफ वन पेन रुपीज, y था 5। तो ये हमारे पास आंसर है। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3, कॉस्ट ऑफ वन पेन 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवा चुकी हूं। प्रैक्टिस किया था ना जब हमने कि वेदर द लाइंस आर पैरेलल कोइंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर चुके हैं बड़े आराम से, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क था। किया है तुमने? नहीं किया होगा क्वेश्चन 4। हाँ, क्यों नहीं किया? क्वेश्चन 4 करके आना है आज। ठीक है। ग्राफिकली का भी एक क्वेश्चन दूंगी घर पे सॉल्व करने के लिए, कल ग्राफ बनाकर लेकर आना है उसका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meters. Find the dimensions of the garden। क्वेश्चन 7 जरूर करना भी है। अगर ग्राफ नहीं है तो मैं आपको ग्राफ दे दूंगी। ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 तो करो, क्वेश्चन 7 भी हमें करके जाना है। यस। ठीक है। तो क्वेश्चन 5 में कहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो जब भी रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगल के बारे में कहा जाता है, उसके एरिया के बारे में या पेरीमीटर की बात की जा रही है,
तो हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x मीटर्स, लेट द ब्रेथ लिख लो या विड्थ लिख लो ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन y मीटर्स। आसान पता क्यों जाती है लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, क्योंकि दोनों को हम x एंड y दे रहे हैं, वेरिएबल दे रहे हैं, वरना सोचते थे कि नहीं लेंथ को लिखे या ब्रेथ को लिखे x। ठीक है, तो अब पेरीमीटर की बात जब हो रही है तो मैं लिखूंगी पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू x प्लस y मीटर्स। ठीक है, अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, कितना है हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4। तो यहां से एक नई सिचुएशन दे दी कि लेंथ जो है, लेंथ हमने क्या लिखी थी x, इज इक्वल टू 4 मोर देन विड्थ मतलब y। दूसरी इक्वेशन, ठीक है, इज 36, तो हाफ द पेरीमीटर इज 36, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ का सम जो है वो है 36। तो यहां पर हम हाफ ऑफ x प्लस वाई लिख लेंगे, यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हमने इसे इक्वेशंस में वेरिएबल्स x एंड y लिए हैं, तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 36 करेंगे, x की वैल्यू 4 + y, यू कैन सब्सटीट्यूट और वी कैन एलिमिनेट द वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो एलिमिनेशन कर लेंगे, तो 2x इक्वल टू 40, x की वैल्यू क्या आ गई 20, और अगर x 20 है तो y कितना हो जाएगा 60। ठीक है, सो देयरफॉर लेंथ लिखना है ये, देयरफॉर लेंथ इज 20 मीटर्स, ब्रेड्थ इज 16 मीटर्स। डायमेंशन से निकालने को कहा है, वही निकालेंगे, समटाइम्स दे ऑल्सो आस्क यू फाइंड द एरिया, तो आप एरिया निकाल देना। ठीक है, तो इतना ही हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो गया सबको? अब है क्वेश्चन नंबर 6, बड़े ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, आपको एक ही क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन 6 में ना कहा गया है कि आपको ना एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। ठीक है, आपने एक ऐसी और लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का करेंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिले। ठीक है, तो क्या होगी इक्वेशन, मुझे क्या लिखना चाहिए, रैंडमली एक्स के साथ कोई भी कोएफिशिएंट, वाई के साथ कोई भी कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे, लेट मी से 3x + 5y - 9 इक्वल टू 0, है ना। इंटरसेक्टिंग ऐसे ही बनेगी, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट समझ में आता है ना हमें, है ना। अब हमें लिखना है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में भी क्या जरूरी होता है कि जो मेरा ए और बी है उनकी रेशियो सेम हो, कांस्टेंट ना हो, मतलब जिससे मैं अपनी एक्स के कोएफिशिएंट और वाई के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लेट मी से 2। तो अगर मैंने लिखा 4x, तो 3 के साथ मैंडेटरी होगा कि मैं क्या लिखूं, मल्टीप्लाई करके 6y, लेकिन कांस्टेंट टर्म को 16 नहीं बनाना मुझे, क्या बनाऊंगी मैं, मे बी आई टेक 17, तुम 16.5 भी ले लो, लेकिन 16 नहीं लेना, बस 15.5 ले लो, 15.9 ले लो, 16.1 ले लो, लेकिन एग्जैक्ट 16 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, मैं आपको ग्राफ्स भी दिखाऊंगी अभी। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। बस तुझे यहाँ पे 2 है तो मतलब जो तूने 2/3 लिखा है अगर, तो तू यहाँ पे 3 मतलब 3/, यहाँ पे क्या लिखोगे, या कुछ भी ऐसा नंबर नहीं लेना, इफ आई टेक 4 हियर तो यहाँ पे 6 नहीं लेना, यू कैन टेक 4 हियर बट आप यहाँ पर 6 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हो, 4x + 5y, रेशियो सेम नहीं करनी, बस रैंडमली कोई भी नंबर ले लो। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आता है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 3x + 5y - 9। ठीक है, अब आते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस कब बनती हैं,
हाँ, इक्विवेलेंट इक्वेशंस जाती हैं जहां पर हम पूरी इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो आप लिखोगे 4x प्लस 6y, लेकिन जरूरी क्या है, यहाँ पर क्या लिखना है, 16 ही लिखना है। और इफ आई से 6x प्लस 9y, तो मैं 24 ही लिखूंगी, है ना। पूरी इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। तो कोइंसिडेंट लाइंस डिपेंडेंट होती है ना, कि बिल्कुल सेम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट इक्वेशन हमें चेपनी है। समझ में आ गया इतना। चलो क्वेश्चन नंबर 7। फिलहाल के लिए आज नहीं करते हैं, आज हम इसे ग्राफ लेकर आएंगे, कल अपना पेंसिल स्केल सब लेकर आना, ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। माइंडेड ग्राफिकली इक्वेशन सॉल्व करना पेपर में आ चुका है लास्ट ईयर भी, अभी इस वाले बोर्ड पेपर में ही, आपके वाले सेशन में ही, आपके वाले रीजन में ही 5 नंबर का क्वेश्चन था, सॉल्व ग्राफिकली, और पैरेलल लाइंस बन रही थी। समझ में आ गई बात। तो ग्राफ बहुत जरूरी है सॉल्व करना। इसको अब साइड वाली चीज मत लेना कि बस ऐसे ही हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 7x - 15, चलो कर लो फिर। 7x - 15y इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये, हो, चल। ठीक है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ जाएगी। एक्सरसाइज वेरी गुड, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, उसके बाद एलिमिनेशन होगा। ये वाला नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ना हमें सारे वो है। ये चैप्टर खत्म हो जाता है, पर जो भी रिलीट किया ना इस चैप्टर से वो इतना इंपॉर्टेंट है कि करवाना ही है क्लास में। ठीक है, तो वर्कशीट्स तो आपको लेनी ही पड़ेंगी अब। चलो बच्चों, हो गया ये। 7x - 15y इक्वल टू 2। और ना मैंने ना ग्रुप में आपके साथ एक पीडीएफ और शेयर किया है, दिस इज ऑफ पुरानी वाली आर डी शर्मा, जो अब नहीं मिलते, अब थोड़ा लेटेस्ट रिव्यू मिलता है, पर हाँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वो जस्ट एक पीडीएफ है, ठीक है। तो आपने ज्यादा नहीं सोचना है, सॉल्व होता है अच्छी बात है, नहीं होता है मतलब कुछ नहीं देखना है, मैं आपको सारा करवाऊंगी। विल बी सॉल्विंग एवरी ईच एंड एवरी बुक, ठीक है। तो मैंने इसको अगर सॉल्व किया तो मैंने इसको x को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7x - 15y इक्वल टू 2। 7x प्लस 14y इक्वल टू 21, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, -29y इक्वल टू -19, और y की वैल्यू देखो क्या आई, 19/29। ऐसी खतरनाक वैल्यू जब आती है ना तो लगता है कि क्वेश्चन गलत है, पर कुछ नहीं करना आपने, 2 बार इसे काउंटर चेक कर लिया, ठीक है, इसी में। और उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू पुट की, x + 19 × 2/29 इक्वल टू 3। x इक्वल्स टू 3 - 38/29। तो 29 3 × 81 होता है, 87। 87 -38/29, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 9, 49/29। ठीक है, और यहाँ तो हम क्रॉस चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा एग्जाम्पल है,
ये पूरा दिया हुआ क्वेश्चन हमें। चलो ठीक है, वो करो। तो इसमें लिखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ये ना एक्सरसाइज 3.1 थी पहले। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, जहां पे ना सिर्फ आपको इक्वेशंस फॉर्म करके छोड़ देनी थी और यहां पर आपको कहते थे सॉल्व करो। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। अब ये है एज रिलेटेड क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चंस, एक दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एज रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें लिखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। पहली बात तो जब भी एज का क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा एज्यूम करनी है प्रेजेंट एज। दो बंदे होंगे, ठीक है, तीन तो होने से रहे बिकॉज 3 वेरिएबल्स नहीं दिए जाते। So let the age of आफ्ताब इक्वल टू x years, है ना। अब इस वाली स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का, एज वाली स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का पैटर्न समझना है। हमेशा क्या दिया जाता है, आपने प्रेजेंट एज को सपोज कर लिया कि आज की एज के बारे में बात करेंगे। 99% आपको आज की एज ही निकालनी होती है, प्रेजेंट एज ही निकालनी होती है। ठीक है, तो हमने ले लिया आफ्ताब एंड डॉटर एक्स एंड वाई। फिर हमेशा एवरी टाइम इट विल बी सम इयर्स हेंस सम इयर्स बिफोर। समझ में आ गया। हमें हमेशा कहा जाएगा कुछ साल पहले ऐसा था, कुछ साल बाद ऐसा है, तो वो आपने नहीं सोचना। आपने देखना है, जैसे यहां पे लिखा है 7 years ago, तो आपने एक हेडिंग बनानी है 7 years ago क्या था। ठीक है, आफ्ताब की एज कितनी होगी? x-7, 60 साल छोटा। एंड एज ऑफ डॉटर वो भी कितनी होगी? y-7। बस हमेशा कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले, फॉर्म करने से पहले, प्लीज डिस्कशन मत करो आपस में। कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले या कुछ भी रिलेशनशिप बनाने से पहले हमेशा गो 7 years ago हेंस वो सब करके आना है। तो 7 years ago हमने लिख लिया x-7 y-7 एंड 3 years फ्रॉम नाउ। सो आपने लिखा है 3 years हेंस या 3 years लेटर या 3 years आफ्टर। अब आप लिखोगे एज ऑफ आफ्ताब। हमेशा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमेशा आगे पीछे वाली सारी एजेस को लिख लेना। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना हमें आसान रहेगा। इक्वेशन सॉल्व करनी ना बहुत ही, इक्वेशन फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब आ जाओ। अब उसने क्या कहा कि 7 साल पहले 7 years ago क्या था? आय। आय का मतलब आफ्ताब। आय का मतलब वो आफ्ताब, आय वॉज मतलब मेरी एज उस टाइम। तो उसकी एज कितनी थी 7 साल पहले? कितनी थी देखो, क्या नंबर लिखा है हमने? x-7। तो हमने लिखा x-7। आई वॉज इज का मतलब इक्वल टू 7 times। 7 times मतलब 7 से मल्टीप्लाई किया है किसको? एज ओल्ड एज यू वर देन। कौन? डॉटर। कितनी एज लिखी थी हमने उसकी? दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। हमने आई को विजुअलाइज किया कि x-7, कि जो उसके पास एज का नंबर था वो उसकी डॉटर की एज का 7 गुना है। समझ में आ गया। एंड 3 years हेंस, 3 years फ्रॉम नाउ आई विल बी, आई शैल बी, तो x+3, 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, एज यू विल बी। तो समझ में आ गया ना। दिस इज हाउ इक्वेशंस आर फॉर्म। एज रिलेटेड क्वेश्चंस में हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिख लो। देखो, दो तीन तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एज में हमेशा यही स्टेप फॉलो करना है। आपको प्रेजेंट एज लेनी है, सम इयर्स बिफोर, सम इयर्स आफ्टर, वो एज निकालनी है और फिर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ऐसे ही होते हैं डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, वहां पर क्या करना होता है वो भी समझाऊंगी। ये समझ में आ गया। तो ये आ गया x-7, 7y-49, x+3, 3y+9। अब आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आप इसे एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। 7y-42 इक्वल टू 3y+6, 4y इक्वल टू 48, y की वैल्यू क्या आ गई? 12। सो इफ y is 12, x is
12 into 7, which is 84 minus 42. X is 42. So age of Aftab, which is the present age of Aftab, is 42 years. Age of daughter, उसको हम लिख देंगे 12 years. और यहाँ पर प्लीज एक बार सोच लेना प्लस माइनस करके, पता नहीं मुझे तो मजा आता था कि देखो मैंने 42 और 12 निकाला है. सो इफ आई टेक 42 प्लस 7, 9, 12 प्लस 42 प्लस 7, 42 माइनस 7, सॉरी 42 माइनस 7 कितना हुआ? 35. और 12 माइनस 7 कितना हुआ? 5. 7 टाइम्स आ गया ना, 5 7 जा 35, वेरीफाई हो गया. 3 years फ्रॉम नाउ, तो 42 प्लस 5 कितना, 3 कितना हुआ? 45. और 12 प्लस 3 कितना हुआ? 15. ये भी 3 टाइम्स आ गया, हमारा सिचुएशन वेरीफाई हो गया. समझ में आ गई बात? ये अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. मेरे हिसाब से ना यही वाला क्वेश्चन आया था. अगला एग्जांपल नहीं दिया है. Cost of two pencils are 3 Cost of 2 pencils and 3 erasers is rupees 9. Cost of 4 pencils and 6 erasers is rupees 18. Find the cost of each pencil and each eraser. ठीक है. So let the cost of 1 pencil rupees X, cost of 1 eraser rupees Y, 2x plus 3y 9 and 4x plus 6y 18. Find the cost of each pencil, each eraser. समझ में आ रहा है कुछ देखकर इक्वेशंस को? 2/4, 3/6. अब होता क्या है देखो, जनरली जो मुझे रिस्पॉन्स मिलता था, इफ आई वेंट बाय एनसीईआरटी स्टेप बाय स्टेप, तो मैं यहाँ पे आपको पहले तो इक्वेशन फॉर्म करना सिखा रही हूँ, है ना. आपने इक्वेशन फॉर्म की, फिर मैं आपको बोल रही हूँ देखा देखा 2/4 है, 3/6 है, 9/18 है, A1/A2 हो गया, B1/B2 हो गया. वो आप सीख कर आए हुए हो, अब यहाँ पर उससे अप्लाई कर रहे हो. सो इट फॉर्म्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स वाई. ठीक है. तो यहां से हमारे पास आ गया 2/4, 3/6, 9/18, तीनों इक्वल है. या फिर अगर आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना बन गया? 18. सब कुछ ही कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0, विच इज ट्रू. ये ट्रू है. therefore the given situation has infinitely many solutions. कि आप x एंड y के बहुत सारे पेयर्स लगा सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट कॉस्ट पेंसिल की क्या है, इरेजर की क्या है, मैं नहीं बता सकती. आप कहोगे ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है. ये भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है. ठीक है. ठीक है. आई कुड हैव सेड दैट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज रुपीज 3, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज 1. मैं ये भी कह सकती हूँ कि तुम्हें तो इरेजर्स फ्री मिले हैं, 4.5 एंड 0. मैं ये भी बोल सकती हूँ. ठीक है. सो आई कुड हैव मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बट नॉट एग्जैक्टली वन कॉम्बिनेशन विच विल से कि यहाँ पे आकर रुक गए. ठीक होगी बात ये. अच्छा, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10, जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, रेल्स क्रॉस वाला है ना. हाँ, ये वाला आई थिंक पेपर में आया हुआ है इस बार, इसमें पैरेलल लाइंस बनती हैं. सो रेलवे लाइंस क्रॉस करने वाला था. टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस. तो रेलवे लाइंस है, उनको रिप्रेजेंट किया गया है इन इक्वेशंस के साथ. x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0. सो रिप्रेजेंट दिस, यहां पर हमें लिखना है विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर. अब एल्जेब्रिकली अगर आप सॉल्व करते हो तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये बन जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0. और दूसरा तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 है, ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसल, 4 इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स. नो सॉल्यूशन, या फिर हम कहते हैं ग्राफिकली पैरेलल लाइंस बनेंगी. वैसे भी रेलवे लाइंस जो है वो आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए,
है ना, दो पैरेलल रेल लाइंस है। सो रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर, दे आर पैरेलल लाइंस। एक रेलवे लाइन ऐसे जा रही है, इस लाइन के अकॉर्डिंगली जा रही है कि मैंने लिखा x+2y-4 = 0, और ये जा रही है 2x+4y-12 = 0। तो साइमल्टेनियसली हम इस पे रेल्स रन कर सकते हैं, ट्रेन रन कर सकती है, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जिस टाइम पर यहां से गुजर रही है उसी टाइम पर यहां से गुजर सकती है। हाँ तो 80 लिखा। वहाँ पे x+2y-2 इंटू हाँ तो इंटू 2 किया बेटा, 4 2 = 80 लिखा है यहाँ पे। नीचे तो बेटा वो दूसरी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना, जिसमें C1/C2 इक्वल नहीं है, तो हमेशा क्या बनेगी, पैरेलल लाइंस। सो यहाँ पे लिखेंगे नो द रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर, अच्छा होमवर्क में लिख लो, क्वेश्चन 1 करना है, 2 करना है, कहीं ना कहीं करवाया भी होगा, थर्ड भी कर सकते हो। मैं फोर्थ फिफ्थ करवाती हूँ, फोर्थ वाला भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। थर्ड तो कर ही लोगे, वो तो पता ही है ना, पैरेलल लाइंस का केस है और कोइंसिडेंट लाइंस है। कौन सा वाला एक्सरसाइज है दिखा। हाँ 3.2 में ही ना, हाँ 3.2 में ही फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं करवा रही हूँ, वो होमवर्क में है। हाँ पार्ट्स, नहीं नहीं फोर्थ पार्ट देखो, अब ये दिया हुआ है फोर्थ पार्ट, दिस इज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। इसमें लिखा है 0.2x+0.3y = 1.3, और लिखा है 0.4x+0.5y = 2.3। क्वेश्चन को आसान करना है ना, पॉइंट्स को हटा दो। 2/10 हुआ, 3/10 हुआ, 13/10 हुआ। मैं इसे लिखती हूँ 2x+3y = 13, और नीचे लिख रही हूँ 4x+5y = 23। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। फिफ्थ वाला पार्ट मैं आपको करवाऊंगी कल क्लास में, ये कर लेंगे ना अब हम क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 होमवर्क में हो जाएगा, इसका सिक्स्थ पार्ट भी करना है। अगर छोड़ना है तो क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट छोड़कर आना, बाकी और नहीं, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट भी समझाना है कॉन्सेप्ट। मुझे लास्ट ईयर ना एक assertion रीजनिंग का क्वेश्चन मिला था बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये तो इसके साथ समझा दूंगी ना, बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ गया। तो फिफ्थ पार्ट हम करेंगे, बाकी सभी कर सकते हो और क्लास में कहीं ना कहीं करवाया होगा, ठीक है। सो होमवर्क इज रिवाइज ऑल द क्वेश्चन। स्टेटमेंट प्रॉब्लम कभी कोई बहुत मुश्किल वाली नहीं हुई है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को रिवाइज करना है। कि अपने साथ अब ग्राफ पेपर लाना शुरू कर दो, क्योंकि 2 3 ग्राफ्स तो हमें ड्रॉ करने ही हैं। समझ में आ गया। आज है थर्सडे।